ज्योतिष सेवा वृंदावन यूट्यूब का एक बहुत चर्चित चैनल है। उपाय, राशि, लग्न, नक्षत्र, धार्मिक उपाय, आध्यात्मिक सारे चीज़ों का भंडार भरा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन ज्योतिष का, आध्यात्मिक का एक बहुत ही अच्छा चैनल है। आप सबका सहयोग मिल रहा है। जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया है उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वो इसको फटाफट से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उसको अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। आज का हमारा जो विषय है वो विषय है शनि और चंद्र की जो युति हमारी कुंडली में होती है उसको हम विष योग कहते हैं। विषैली युति होती है। शनि चंद्रमा पे दृष्टि डाले और चंद्रमा शनि पे दृष्टि डाले, ये भी विष योग बनता है। ये भी विषैली युति है, विषैली दृष्टि है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम यही करने वाले हैं कि आपकी कुंडली में कहीं विष योग तो नहीं है, चंद्र शनि की युति तो नहीं है। अगर है तो उससे आपको क्या क्या नुकसान होगा और उस नुकसान से बचने के लिए, उन बाधाओं से बचने के लिए, वो जो दुख आपको मिलेंगे दुखों से निजात पाने के लिए आपको क्या उपाय करना है। हमारा आज का वीडियो इसी विषय पर है कि चंद्र और शनि की जो युति है विष योग बनाती है और वो आपको क्या क्या नुकसान करेगी और उसके उपाय हमें क्या करने चाहिए ताकि हमें उससे नुकसान ना हो। उपाय हमारे इस वीडियो के अंत में है। हमारा पूरा वीडियो देखें और उन उपायों को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। तो शुरू करते हैं मित्रों कि हमारी कुंडली में जो विष योग होता है वो हमें क्या करता है, परेशानी क्या देता है, बाधाएं, और हमारी ज़िंदगी में क्या डालता है रुकावटें। ज्योतिष के अनुसार आयु, मृत्यु, भय, दुख, अपमान, रोग, दरिद्रता, दासता, बदनामी, विपत्ति, निंदित कार्य, नीच लोगों से सहायता, आलस, कर्ज, लोहा, कृषि उपकरण तथा बंधन का विचार शनि महाराज से किया जाता है। अपने अशुभ कारतत्व के कारण शनि को पापी तथा अशुभ ग्रह कहा जाता है, परंतु यह पूर्णतया सत्य नहीं है। वृषभ, तुला, मकर और जो कुंभ लग्न वाले जातक होते हैं उनके लिए शनि ऐश्वर्यप्रद, धन देने वाला, मान सम्मान देने वाला, और जो धनु और जो मीन लगन होती हैं उनमें ये शुभकारी होता है। अन्य लग्नों में या तो मिश्रित फल देगा या आपको अशुभ परिणाम देगा। शनि सबके लिए खराब नहीं होते। शनि देव पूर्व जन्म में जो किए हमारे कर्म हैं इसको हम प्रारब्ध कहते हैं। इस जन्म में अपनी भाव स्थिति के द्वारा हमें उसका फल देता है। तीसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव और एकादश भाव, इन भावों में सुफल देता है। पहला, दूसरा भाव, पांचवा भाव, सप्तम भाव और नवम भाव में ये अशुभ फल करता है। चौथे भाव में, आठवें भाव में ये अरिष्टि कारक होता है। बलवान शनि शुभ तथा निर्बल शनि अशुभ फल देता है। यह 36वें वर्ष के बाद फलदायी होता है। शनि की जो विश्वंतरी महादशा है वो 19 वर्ष की होती है। कुंडली में अगर शनि अशुभ स्थिति में होने पर इसकी महादशा में जातक को कष्ट भोगना पड़ता है। शनि सबसे धीमी गति से गोचर करने वाला ग्रह है, इसलिए इसका नाम शनै शनै या मंदसौरी ये नाम भी इसके रखे गए हैं। एक राशि को ये करीब अनुमान है करीब 2.5 साल में पूरा करता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार बकरी हो गया
तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है, लेकिन 2.5 साल में एक राशि को पार करता है। चंद्रमा से 12वां भाव या चंद्रमा वाली राशि में या चंद्रमा से द्वितीय भाव, शनि का जब गोचर यहाँ होता है तो उसमें 7.5 शनि की चलती है। और जब आपकी जन्म राशि से शनि चतुर्थ भाव में हो या अष्टम भाव में हो, वो ढैया कहलाती है। तो शनि की 2 प्रकार की चाल होती है, एक 7.5 की होती है और एक ढैया की होती है। चौथा 8वां शनि ढैया देता है, 12वां पहला और दूसरा जो शनि है आपकी चंद्र राशि से वो आपको 7.5 साल की अपनी दशा देगा। वृष, तुला, मकर और कुंभ, ये जो लग्नें होती है, इन लग्नों में ये अशुभ नहीं होता है, इनमें ये अशुभ नहीं होता है, इनमें इसका प्रभाव शुभ होता है, बाकी लग्नों में ठीक नहीं होता है। शनि एक शक्तिशाली ग्रह होने से अपनी युति या दृष्टि द्वारा दूसरे ग्रहों के फलादेश में कमी लाता है, न्यूनता करता है। सप्तम दृष्टि के अतिरिक्त उसकी 2 दृष्टि और भी हैं, वो है तीसरी और 10वीं दृष्टि। शनि के अतिरिक्त चंद्रमा एक शुभ परंतु निर्बल ग्रह है। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा हमारे शरीर पे बहुत तीव्रता से असर करता है और चंद्रमा का जो गोचर होता है वो एक राशि में करीब 2.25 दिन में एक राशि को पार कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रमा की गति सबसे तेज है और शनि की गति सबसे कम होती है। चंद्रमा के जो कारकत्व में मन की स्थिति, माता का सुख, सम्मान, सुख साधन, मीठे फल, सुगंधित जो फूल आते हैं, कृषि, यश, मोती, कांसा, चांदी, चीनी, दूध, कोमल वस्त्र, तरल पदार्थ जो लिक्विड होते हैं, तरल पदार्थ, स्त्री का सुख आदि चंद्रमा के कारकत्व में आते हैं। तो जन्म के समय चंद्रमा बलवान, शुभ भावगत हो, शुभ राशिगत हो, अच्छा होता है। ऐसी मान्यता है कि शनि चंद्रमा की युति जातक द्वारा पिछले जन्म में किसी स्त्री को दिए कष्ट का ही परिणाम होती है या उसी को हमें दर्शाती है कि इसने पिछले जन्म में किसी स्त्री को कष्ट दिया है। तो वही स्त्री उसके जन्म में जातक से बदला लेने के लिए इस जन्म में उसकी माँ बनती है। माता सुबत्त प्रबल होने पर पुत्र को दुख, दारिद्र्य तथा धननाश देते हुए दीर्घ काल तक जीवित रहती है। माता बच्चे को कष्ट देती है। यदि पुत्र सुबत्त प्रबल होता है तो जन्म के बाद माता की या तो मृत्यु हो जाती है अथवा नवजात की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। इसकी संभावना 14 वर्ष तक रहती है। माता और पुत्र का ये जो परिणाम होता है ये 14 वर्ष तक रहता है, जिसका अशुभ प्रभाव मध्य अवस्था तक रहता है। शनि के चंद्रमा से अधिक अंश या उसकी राशि में होने पर अपयश का भागी होता है। सभी ज्योतिष ग्रंथों में शनि चंद्र की युति का जो फल है वो अशुभ ही बताया है, सब ने इसको अशुभ ही कहा है। अशुभ फलादेश के कारण इस युति को विषयोग संज्ञा दी गई है। विषयोग का अशुभ फल जातक को चंद्रमा और शनि की महादशा में उनके बलाबल के अनुसार मिलता है। कंटक शनि या अष्टम शनि 7.5 कष्ट देती है। कुंडली में जिस भाव में विषयोग स्थित है उस भाव संबंधी कष्ट मिलते हैं। नज़दीकी जो हमारे परिवारीजन होते हैं वो स्वयं दुखी रह करके विश्वासघात करते हैं जातक के साथ और जातक को दीर्घकालिक रोग भी हो जाते हैं और वो आर्थिक तंगी के कारण कर्ज से दबा रहता है। जीवन में सुख नहीं मिलता। जातक के मन में संसार से विरक्ति की भावना जागृत होती है और वो आध्यात्म की ओर जो उसका झुकाव हो जाता है। माया मोह का बंधन वो छोड़ने की कोशिश करता है और कई बार वो उसमें सफल भी हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो विषयोग बनता है, चंद्र और शनि की युति जो बनती है और जिस भाव में बनती है उसमें आपको क्या क्या उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब आपको हम संक्षेप में उसके बारे में बताते हैं। अगर लगन में शनि और चंद्रमा की युति है तो इस योग के कारण
माता का बीमार रहने या उसकी मृत्यु से किसी अन्य स्त्री जैसे बुआ है, मौसी है, उसके द्वारा बचपन में जातक का पालन पोषण होता है। जातक सिर और स्नायु में दर्द से परेशान रहता है, शरीर रोगी तथा चेहरा निस्तेज रहता है। जातक निरुत्साही, बहमी एवं शंकालु प्रवृत्ति का होता है। आर्थिक संपन्नता नहीं होती है। नौकरी में पदोन्नति देरी से होती है। विवाह देर से होता है। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। इस प्रकार जीवन में कठिनाइयाँ जातक के लिए भरपूर रहती हैं। बात करते हैं द्वितीय भाव की, कि द्वितीय भाव में अगर शनि और चंद्रमा की युति है तो वो आपको क्या दुष्परिणाम देगी। घर के मुखिया की बीमारी या मृत्यु के कारण बचपन आर्थिक कठिनाइयों से व्यतीत होता है। पैतृक संपत्ति मिलने में बाधा आती है। जातक की वाणी में कटुता रहती है, वाणी ठीक नहीं होती। वह कंजूस होता है। धन कमाने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। जीवन के जो उत्तरार्ध, जो बीच का समय होता है, उसमें थोड़ी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। उसके दांत और उसके गला और कान, इनमें बीमारी की इसको संभावना रहती है। बात करते हैं तृतीय भाव की। अगर तृतीय भाव में शनि और चंद्रमा की युति है, वहाँ जो विषयोग बनता है उसका जातक के ऊपर क्या दुष्परिणाम होता है। जातक की शिक्षा अपूर्ण रहती है। वह नौकरी से धन कमाता है। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, कटुता रहती है संबंधों में। नौकर उसके विश्वासघात करते हैं उसके साथ में। यात्रा में उसको विघ्न आता है और उसको जो श्वास की बीमारी होती है, जिसको हम दमा कहते हैं, वो बीमारी होने की संभावना ऐसे जातकों को होती है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में माता के सुख में कमी रहती है अथवा माता से विवाद रहता है। जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है ऐसे जातक को। मध्यम आयु में आय कुछ ठीक रहती है। मध्यम जो उसकी जो अवस्था होती है उसमें थोड़ी आय उसकी बढ़िया रहती है, परंतु अंतिम समय में फिर से वो धन की कमी उसको महसूस होती है। उसको धन की कमी से जूझना पड़ता है। ऐसा जातक स्वयं दुखी दरिद्र होकर दीर्घायु पाता है। उसकी मृत्यु उपरांत ही उसकी जो संतान का जो भाग्य है उसकी मृत्यु के बाद होता है। पुरुषों को हृदय रोग तथा महिलाओं को स्तन रोग होने की संभावना चतुर्थ भाव में शनि और चंद्र होने से बनती है। बात करते हैं पंचम भाव की, कि पंचम भाव में अगर शनि और चंद्रमा का जो विषयोग बना हुआ है उसका जातक को क्या दुष्परिणाम और क्या उसका अच्छा फल मिलता है। पंचम भाव में, इस भाव में विषयोग होने से शिक्षा प्राप्ति में बाधा आती है। वैवाहिक शुल्क जो सुख उसका अल्प रहता है। संतान उसकी देरी से होती है या संतान मंद बुद्धि होती है। स्त्री राशि में अगर बन रहा है तो कन्याएं अधिक होती है और संतान से जातक को कोई सुख नहीं मिलता है। बात करते हैं छठे भाव की, कि छठे भाव में अगर ये योग बन रहा है तो जातक को दीर्घकालीन रोग होते हैं। ननिहाल पक्ष, जहाँ उसके नाना का पक्ष होता है, वहाँ से उसको सहायता नहीं मिलती है। उसका जो बिजनेस है, व्यापार है, उसमें उसके जो प्रतिद्वंदी हैं, उसके जो अपोजिशन वाले हैं, जो कंपटीटर हैं, जो कंपटीशन लड़ता है, वो उसको नुकसान देते हैं और उसके घर में चोरी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। बात करते हैं सप्तम भाव की, कि सप्तम भाव में अगर योग बनता है तो वो उसका क्या दुष्परिणाम मिलता है। स्त्री की कुंडली में विष योग होने से पहला विवाह देर से होकर टूट जाता है और वह दूसरा विवाह करती है। और पुरुष की अगर कुंडली में ये युति बन रही है तो विवाह में उसके में अधिक विलम्ब कराती है। पत्नी अधिक उम्र की मिलेगी और या पत्नी जल्दी विधवा हो जाती है। संतान प्राप्ति में बाधा आती है। दाम्पत्य जीवन में कटुता और विवाद के कारण वैवाहिक सुख नहीं मिलता है। साझेदारी के व्यापार में ऐसे जातक को घाटा होता है और ससुराल की ओर से भी इसको कोई सहायता नहीं मिल पाती है। बात करते हैं अष्टम भाव की, कि अष्टम भाव में अगर योग बनता है तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है। दीर्घकालीन शारीरिक कष्ट और गुप्त रोग होते हैं ऐसे जातक को, पक्का है। टांग में चोट होगी या उसको कष्ट होगा, टांग से परेशानी होगी, चलने में लंगड़ाएगा, लंगड़ा हो चलेगा। जीवन में कोई विशेषता नहीं मिलती है। उम्र बहुत लंबी होती है और अंत समय उसका जो बड़ा कष्टकारी, बड़ा दुख देने वाला उसका अंत समय होता है। नवम भाव की अगर बात करते हैं तो भाग्योदय, क्योंकि नवम भाव भाग्य का कारक है, भाग्योदय में रुकावट आती है। पिता से सहायता नहीं मिलती है। कार्यों में विलम्ब होता है। यात्रा में हानि होती है। ईश्वर में, परमात्मा में आस्था कम हो जाती है।
कमर में व पैर में कष्ट होता है, जीवन उसका अस्थिर हो जाता है, स्थिर नहीं होता, अस्थिर हो जाता है, और भाई बहन संबंध भी उसके अच्छे नहीं रहते हैं। दसम भाव की बात करें तो पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, नौकरी में व्यापार में उसको परेशानी होती है, घाटा होता है, पैतृक संपत्ति मिलने में उसको कठिनाई होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, और वैवाहिक जीवन भी उसका सुखी नहीं होता है। अगर हम एकादश भाव की बात करते हैं तो बुरे दोस्तों का साथ रहता है, किसी भी कार्य से लाभ नहीं मिलता, संतान से भी लाभ नहीं मिलता, जातक का अंतिम समय बहुत बुरा गुजरता है। अगर यहाँ शनि बलवान हो तो उसको पूर्ण सुख देता है, संतान का सुख देता है और धन का सुख देता है और सब ऐश्वर्य उसको प्रदान करता है। अगर हम 12वें भाव की बात करते हैं, द्वादश भाव की, तो जातक निराश होता है, बीमारी और इलाज में बहुत अधिक समय लगता है, उसके व्यसनी होता है, उसको व्यसन लग जाते हैं, जैसे तम्बाकू है, शराब है और कोई गांजा है, चरस है, इन चीज़ों के उसको रोग लग जाते हैं, धन का नाश होता है, और ऐसा जो जातक है वो आत्महत्या तक करने तक की उसकी नौबत आ जाती है। तो मित्रों, मैंने आपको ये 12 भावों में जो बनने वाला विषय होगा इसके बारे में जानकारी दी। अब मैं आपको इसके कुछ उपाय भी आपको बता रहा हूँ कि उपाय करने से हमें क्या क्या फायदा होगा। पहला उपाय बता रहा हूँ आपको कि शनि के जो गुरु हैं वो भोले बाबा हैं, शिव जी हैं, शिव भगवान हैं, तो शिव की आराधना और उनकी उपासना करनी चाहिए। दूसरा उपाय है कि काले तिल और सरसों का तेल जलाभिषेक के समय शिव को चढ़ाएं। जब आप जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो सरसों का तेल और काले तिल थोड़े जरूर चढ़ाएं, आपको उससे लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आप ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। महामृत्युंजय का जाप आप रोज़ एक माला करें, संकल्प लेके, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसमें उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी बना के आप शनिवार को दान करें। रात को दूध और चावल नहीं खाने चाहिए ऐसे जातकों को। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे नारियल फोड़ना चाहिए, पानी वाला नारियल, और उसका जो जल है वो पीपल पे चढ़ाना चाहिए। शनिवार को सरसों के तेल के दीपक में उड़द और काले तिल डाल करके पीपल पे जलाना चाहिए। पानी से एक भरा हुआ घड़ा हनुमान मंदिर में या शनि के मंदिर में दान करना चाहिए शनिवार के दिन। हनुमान उपासना से जो विष योग है उससे बचाव हो जाता है। और शनिवार को कुएं में अगर आप कच्चा दूध डालते हैं तो उससे भी आपको बचाव हो जाता है, लाभ मिलता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको आज विष योग के बारे में बताया कि विष योग हमें जीवन में कितने कष्ट देता है, कितनी परेशानियां देता है, और इनसे बचने का हमारा उपाय क्या है। ये वीडियो आपको कैसा लगता है, आप अपनी राय हमें अवश्य दें। इस वीडियो के नीचे हमारे फ़ोन नंबर भी हैं। अगर आपको हमें अपनी जन्मपत्री दिखानी है तो अपनी कुंडली, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप हमें भेजें, और उसका संपूर्ण फलादेश आपको उचित मार्गदर्शन के साथ मिलेगा। और अगर कोई उपाय भी संभव होंगे तो उपाय भी आपको बताए जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए आप अपनी राय हमें अवश्य दें। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।